हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ गया हूँ आपका सॉलिड स्टेट का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कणों की ज्यामिति के आधार पे ठोस कितने प्रकार के होते हैं तथा उनमें क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं हम अपना यह वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक। तो कणों की ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो ठोस होता है वह है क्रिस्टलीय ठोस तथा दूसरा जो ठोस होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सुपरकूल्ड लिक्विड तथा स्यूडो सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है। क्रिस्टलाइन का अर्थ यह होता है कि वह एक अरेंजमेंट में रखे रहते हैं, अर्थात उनमें किसी व्यवस्था का पालन होता है। उनके जो कण होते हैं वह किसी व्यवस्था का पालन करते हैं। मैं आपको एक NaCl का उदाहरण लेके बताता हूं। मान लीजिए Na+Cl- Na+Cl- इस तरह से NaCl के ठोस का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में हम यह देख रहे हैं कि यह जो Na+ आयन है यह 4 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। यह 4 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है जो कि एक व्यवस्था का पालन कर रहा है। अगर मैं इस Na+ आयन की बात करूं तो यह भी 4 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है। इसी तरह से यह व्यवस्था आगे बढ़ रही है। और जब कोई भी पदार्थ के कण किसी व्यवस्था का पालन करते हैं तो उनका जो परास होता है वह दीर्घ होता है। जैसे कि आपके घर की जो दीवार होगी उसको बनाते समय जो मिस्त्री होगा वह एक व्यवस्था का पालन किया होगा। ईंटों को एक व्यवस्था में रखने के कारण एक लॉन्ग रेंज की आपकी दीवार तैयार हुई होगी, ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोसों को हम 3D तथा 2D अरेंजमेंट में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोसों का जो परिभाषा है वह क्या होता है। 3D तथा 2D कणों की दीर्घ पारस व्यवस्था जिनमें ठोस के कण व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं। कण यानी कण से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। कण से तात्पर्य यह है कि परमाणु, आयन या अणु, मतलब ठोस में उपस्थित जो कण हैं कोई परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या कोई अणु हो सकते हैं। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण होता है, मुख्यतः जो गुण होता है वह विषमदैशिकता का होता है। विषमदैशिकता क्या होती है। मान लीजिए आपका यह Na+Cl आयन इस तरह का अरेंजमेंट यह है। इस अरेंजमेंट में हम यह देख रहे हैं कि इस अरेंजमेंट में अगर हम यहाँ से वॉच करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हम यह देखते हैं कि क्लोराइड के आयन के बाद Na+ आयन तथा Na+ आयन के बाद क्लोराइड आयन मिल रहा है। परंतु यदि हम इस पॉइंट से देखते हैं, मतलब विकर्ण से देखते हैं, इस ठोस के विकर्ण से देखते हैं तो यह पाते हैं कि आपको सिर्फ क्लोराइड आयन एक सीध लाइन में मिल रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में, यानी इस दिशा में जाने पर या इस दिशा में जाने पर
भौतिक गुणधर्म बदल रहा है। यानी अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है, वही उसकी विषम दैशिकता कहलाती है। तो यह भौतिक गुणधर्म क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। भौतिक गुणधर्म से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? भौतिक गुणधर्म से तात्पर्य यह है कि अपवर्तनांक, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कोई भी रे आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वह किसी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ बढ़ती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ बढ़ती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब इस क्षेत्र में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, परंतु यहाँ पर सघन होने के कारण, अर्थात सघन होने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो कणों का अरेंजमेंट है वह बदला हुआ है। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी इस क्षेत्र में वह दूसरी होगी। ठीक, अब हम यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि यहाँ से देखते हैं तो आपका क्लोराइड आयन दिखाई देगा, परंतु यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देगा, जिससे भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पे आपके जो अपवर्तनांक होगा वह बदल जाएगा। ठीक, तो यह हो गया विषम दैशिकता। अब हम क्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है NaCl, ZnS, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, शर्करा इत्यादि। 2D जो अरेंजमेंट होता है वह ग्रेफाइट, शर्करा का मिलता है। 2D अरेंजमेंट जो अणुओं का होता है वह ग्रेफाइट तथा शर्करा का होता है। अब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम एमार्फस सॉलिड भी कहते हैं। एमार्फस सॉलिड भी कहते हैं। एमार्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, नो फॉर्म, नो फॉर्म, अर्थात इसका कोई फॉर्म नहीं होगा या अव्यवस्थित होंगे। मतलब सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस में जो भी कण होंगे वह किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखे जाएंगे, अर्थात किसी भी दिशा में कहीं पे भी या अंट संट इधर उधर रखे हुए मिलेंगे। मान लीजिए यह आपके अक्रिस्टलीय ठोस के कण हैं, वह इधर उधर कहीं भी रखे हुए हैं। ठीक, इनमें कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देगी। इस कारण से इनका जो परास होता है वह लघु परास होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा यह होती है कि वे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था अव्यवस्थित हो तथा उनका परास लघु परास होता है। अब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो गुण होता है वह समदैशिक होता है। समदैशिक से तात्पर्य है कि
यदि हम इस ठोस को यहाँ से देखते हैं और यहाँ से देखते हैं तो यह पाएंगे कि हर तरफ जाने पर आपको समान ठोसों के कण मिलेंगे। इसका अर्थ यह है कि भीड़ का कोई भी भीड़ जो है यहाँ, जैसे यहाँ पर क्या है, भीड़ है, कणों का भीड़ है। कणों का भीड़ होने से क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि आप इस तरफ जाइए या इस तरफ जाइए, तो भीड़ की तो कोई दिशा नहीं होती है। इस कारण से इसे हम समदैशिक कहेंगे, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस के समदैशिक गुण होते हैं। ठीक, इनकी जो गलन उष्मा होती है, गलन की उष्मा जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। तथा इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वह भी निश्चित नहीं होता है, वह भी निश्चित नहीं होता है। निश्चित ना होने का अर्थ यह है कि वह एक रेंज में होते हैं, अर्थात 20 से 40 डिग्री सेल्सियस का रेंज हो सकता है, कोई भी रेंज हो सकता है। मैं एक उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं कि इनका जो गलनांक होगा वह 20 से 40 के बीच में होगा, परंतु हमारे क्रिस्टलीय ठोस में जो गलनांक होता है वह नियत होता है, निश्चित होता है। ठीक, अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है गलित सिलिका, गलित सिलिका। यह सबसे अच्छा उदाहरण अक्रिस्टलीय ठोस का है। रबड़, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि इत्यादि। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर को देखेंगे। इधर मैं गुण लिख रहा हूं, एक कॉलम में बना देता हूं क्रिस्टलीय ठोस का, ठोस का, तथा दूसरा कॉलम जो बनाता हूं वह है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो पहला गुण अगर हम इनकी ज्यामिति के आधार पर देखें, ज्यामिति के आधार पर देखें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनकी व्यवस्था निश्चित होती है, एक नियत व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था के तहत इनके जो कण होते हैं एक व्यवस्था में होते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निश्चित तथा अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक गुण, इनका क्या होगा, निश्चित तथा अभिलाक्षणिक गुण। परंतु जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें तो कोई व्यवस्था नहीं होती है, इस कारण से इनका कोई भी अभिलाक्षणिक गुण नहीं होगा तथा इनकी जो व्यवस्था होगी वह भी अनिश्चित व्यवस्था होगी, अनिश्चित ज्यामिति होगी, अनिश्चित ज्यामिति होगी। यहाँ पर जो ज्यामिति होगी इसकी वह क्या होगी, निश्चित ज्यामिति होगी, निश्चित ज्यामिति होगी। दूसरा जो प्रकृति है, प्रकृति के आधार पर अगर हम देखते हैं
तो प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को देखने पर यह वास्तविक प्रकृति का तथा यह आभासी प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के होते हैं। तीसरा गुण अगर हम देखें स्फुटन के आधार पे, स्फुटन या विदलन के आधार पे देखें, स्फुटन जिसे हम विदलन भी बोल सकते हैं, विदलन के आधार पे इसे कैसे परिभाषित करेंगे? अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को, यदि हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं, किसी धारदार औजार से काटते हैं, तो इनकी जो सतह मिलेगी वह चिकनी तथा सपाट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो कण होते हैं वह एक व्यवस्थित क्रम में रखे हुए होते हैं। जैसे अगर हम पनीर को, ठीक है, पनीर को अगर हम काटते हैं तो यह देखेंगे कि उनकी जो सतह आएगी वह क्या आएगी? चिकनी तथा सपाट आती है। तो हम लिख देते हैं कि धारदार औजार से काटने पर नई सतह चिकनी तथा सपाट होगी, चिकनी तथा सपाट होगी। परंतु अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं वो तो व्यवस्थित क्रम में होते नहीं है। तो जब इसे हम किसी धारदार औजार से काटते हैं तो इसकी जो सतह आती है वह चिकनी नहीं होती है। तो नई सतह धारदार, यहाँ भी वही लिखेंगे कि धारदार औजार से काटने पर चिकनी सतह आपकी नई सतह, उसके लिए आप लिख लीजिएगा नई सतह चिकनी तथा सपाट नहीं होगी, चिकनी तथा सपाट नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए चौथा जो है वो है इंपॉर्टेंट, गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसका जो गलनांक तथा क्वथनांक होता है वह क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक तथा क्वथनांक आपका निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो गलनांक तथा क्वथनांक होगा उनका एक रेंज होता है। वे निश्चित तो होते हैं, जैसे 20 से 40 के रेंज में होंगे, लेकिन वह कितने होंगे? 40, 30 होगा, 35 होगा, 25 होगा, यह निश्चित नहीं होता है। तो इनकी एक रेंज होती है। इस कारण से हम यह लिख सकते हैं कि इनका जो गलनांक का क्वथनांक होगा वह अनिश्चित होता है। इस कारण से हम यह लिख सकते हैं इनका गलनांक तथा क्वथनांक अनिश्चित होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बीपी तथा, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर मत समझना, बीपी तथा एमपी। कुछ लोग समझेंगे एमपी मतलब मध्य प्रदेश से, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट में परास होगा, रेंज होगा। ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, मैं इसे मिटा रहा हूं।
जो नया गुण है, नया गुण क्या है? नया गुण शीतलन वक्र के आधार पे देखते हैं हम, शीतलन वक्र के आधार पे, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका वक्र कैसा आएगा इसको हम समझते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा, मान लीजिए यह आपका तापमान, इस अक्ष पे मैं तापमान को प्रदर्शित कर रहा हूं तथा इस अक्ष पे हम लोग समय को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी t समय पे अगर मैं वाटर का उदाहरण लेता हूं, ठीक है, वाटर का उदाहरण अगर मैं ले रहा हूं तो किसी t समय पे अगर हम यह देखते हैं कि इसका जो तापमान है वह 160 डिग्री सेल्सियस है, यानी यह भाप है, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे जैसे हम समय को बढ़ाते हैं, शीतलन वक्र है तो क्या होगा? शीतल होगा, मतलब यह ठंडा होगा, ठीक है। तो अगर इसका टेम्परेचर घट रहा है समय के साथ, 140 गया, 120 गया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से गिरता हुआ ग्राफ रहेगा, ठीक है। ग्राफ कुछ गिरता हुआ रहेगा, 120 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस। इस 100 डिग्री सेल्सियस पर आने पर यह ग्राफ रुक जाएगा तथा सेचुरेशन का ग्राफ, सेचुरेशन वक्र यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। सेचुरेशन वक्र से मतलब क्या है? आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस मतलब जब यह भाप था वहां से 160 डिग्री सेल्सियस जब यह भाप था वहां से 100 डिग्री सेल्सियस यानी द्रव में जब परिवर्तित हो रहा है, इसके सारे कण जब द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर भाप से द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है अवस्था परिवर्तन। क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यह जो ग्राफ बनेगा वह क्या जाएगा? सेचुरेशन का ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या होता है? हम और इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो 100 से मान लीजिए 50 या 60 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 0 डिग्री। तो यह ग्राफ मतलब फिर इसका टेम्परेचर इस तरह से गिरता हुआ आएगा, इस तरह से गिरता हुआ आएगा। फिर जैसे ही यह 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा तो इसका क्या हो जाएगा? अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन हो जाने के कारण यह ग्राफ फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीधा चला जाएगा। सीधा जाने से यहाँ पर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यह ग्राफ सेचुरेशन का ग्राफ देगा, ठीक है, ठीक है। तो यह हो गया आपके क्रिस्टलीय ठोस का। मान लीजिए कि यह जो वाटर है वह एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो उसका ग्राफ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही हम अगर अक्रिस्टलीय ठोस के ग्राफ की चर्चा करते हैं, तो मान लीजिए यह तापमान का अक्ष है, इस अक्ष पर हम तापमान को दिखा रहे हैं तथा इस अक्ष पे हम लोग समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को में अगर कोई पदार्थ है उसको उसके तापमान को अगर हम कम कर रहे हैं समय के साथ, तो अभी हमने पढ़ा कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उनका गलनांक तथा क्वथनांक एक रेंज में कम होता है। मतलब 20 से 40 की रेंज में वो क्या होंगे? कम होंगे। कम होंगे मतलब इनका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से गिरता हुआ ग्राफ आएगा, यही तो आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? एक निश्चित पॉइंट पर अवस्था परिवर्तित हो जा रही थी, इस कारण से यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था? एक सेचुरेशन का वक्र मिल रहा था, सेचुरेशन ग्राफ मिल रहा था, ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट मिल रही थी। यहाँ पे क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, ठीक। तो यह हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ, यह हो गया आपके अक्रिस्टलीय ठोस का ग्राफ, ठीक। अब हम दैशिकता के आधार पे, एक गुण जो है आपका दैशिकता, तो अभी हमने पिछला चर्चा किया, उसमें देखे कि यह विषम दैशिक होता है। विषम दैशिक किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुणधर्म होता है। डबल रिफ्रैक्शन जो आपकी घटना होती है वह विषम दैशिकता को दर्शाती है, ठीक है। और यह क्या होता है? समदैशिक होते हैं, ठीक है। भीड़ है, यह रैंडम में सभी मॉलिक्यूल्स इसके कण
इधर उधर हैं, ठीक है। तो यह विषमदैशिकता तथा यह समदैशिकता को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग कुछ उदाहरण इसके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके उदाहरण हो जाएंगे NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, NO3, क्वार्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर रबर, प्लास्टिक, ठीक है। ठीक है, क्वार्ट्ज, यहाँ पे एक नया शब्द आया है क्वार्ट्ज। इसका क्या फार्मूला होता है? SiO4। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारा क्वार्ट्ज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? चतुष्फलकी। क्या होता है? चतुष्फलकी, मतलब टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ, इसका जो स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, फिर मिटाते हैं, ठीक। तो क्वार्ट्ज की चर्चा हो रही थी। क्वार्ट्ज, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्वार्ट्ज आपका। इसका फार्मूला होता है SiO4, ठीक है। 4 माइनस भी होता है, ठीक, क्योंकि O पे जितने O रहेंगे उस पे एक माइनस होता है ना, तो 4 माइनस यहाँ से लग जाएगा। अब मान लीजिए सिलिकॉन है, इससे इस तरह से कौन जुड़े हैं? O यहाँ पे जुड़ा है, एक O यहाँ जुड़ा हुआ है, एक O यहाँ जुड़ा हुआ है और एक O यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यह जो शेप आ रहा है इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप। तो बोलते हैं क्या? टेट्राहेड्रल। तो यह हो गया आपका SiO4 का स्ट्रक्चर, चतुष्फलकी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुरानी इमारतों के कांच दूधिया रंग के क्यों होते हैं? तो ये यहाँ पर जो कांच है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का एक गुड़िया होता है कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, फ्लो करता है, इसमें फ्लो होता है वो, लेकिन जो फ्लो होगा कणों का वह बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक। इस कारण से यहाँ पर जो आपके क्रिस्टलीय ठोस है वह अक्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित होने लगते हैं, जिससे उनका रंग दूधिया हो जाता है। पुरानी इमारतों के जो कांच होते हैं वो दूधिया रंग के क्यों होते हैं? कांच जो होता है वह एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस में धीरे धीरे कणों के फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो जो अक्रिस्टलीय ठोस है वह अक्रिस्टलीय ठोस है वह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, जिसके कारण से इनका रंग दूधिया हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिंक ब्लेंड ठोस का कौन सा रूप है? तो जिंक ब्लेंड अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट है कि जिंक ब्लेंड हमको नाम आना चाहिए। इसको हम जिंक सल्फाइड के भी नाम से जानते हैं, उसी को हम जिंक ब्लेंड कहते हैं। इसका स्पेल हेराइट स्ट्रक्चर होता है, स्पेल हेराइट, स्पेल हेराइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेल हेराइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जिंक ब्लेंड ZnS कौन से प्रकार का ठोस है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्रिस्टलीय। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। अब यह जो क्वेश्चन है या आप हमें मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खिड़कियों में लगे कांच की तली मोटी क्यों होती है। यह भी अक्रिस्टलीय ठोस का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, ठीक। तो कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। कैसी लगी यह वीडियो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।